हेलो। हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। आइए जल्दी से कमेंट में बताइए लास्ट क्लास में क्या कराया था। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। गैलेक्सी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारी अपनी आकाश गंगा है, उस आकाश गंगा में तीन घूर्णनशील भुजाएं हैं। ओके, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और जो तीन घूर्णनशील भुजाएं हैं, उन घूर्णनशील भुजाओं की अगर हम बात करेंगे सर, तो वो तीन घूर्णनशील भुजाएं जो हैं वही क्या करती हैं सर, उन्हीं में क्या है, तारे स्थित हैं। सूर्य कौन सी आकाश गंगा की कौन सी भुजा में है, दूसरी वाली भुजा में है। ओके, जो हमारा सूर्य है वो आकाश गंगा की दूसरी वाली भुजा में स्थित है। समझ आए यहां तक? सूर्य कौन सी भुजा में स्थित है, आंसर क्या हो जाएगा, आकाश गंगा की दूसरी भुजा में सूर्य स्थित है। आकाश गंगा की तीसरी भुजा के बारे में बात कर लेते हैं। देखो ध्यान से, मैं लिख देता हूं यहां पे, थर्ड आर्म ऑफ गैलेक्सी। कौन सी भुजा, आकाश गंगा की तीसरी भुजा। देखो ध्यान से, आकाश गंगा की तीसरी भुजा की अगर मैं बात करूंगा तो यहां क्या पाए जाते हैं, यहां पर सर गैसियस क्लाउड, गैसीय बादल पाए जाते हैं। और जो ये गैसियस क्लाउड होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, इन गैसियस क्लाउड को क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा, इनको कहा जाता है नेबुला। जो गैसीय बादल होते हैं इनको क्या कहा जाता है, गैसीय बादल को कहा जाता है नेबुला। क्लियर है? अब ध्यान से समझना, ये जो गैसियस क्लाउड होते हैं, जो नेबुला होता है, ये क्या करता है, मूव करता है। ओके, ओके। नेबुला जो होता है, मूव इन द गैलेक्सी कर लो तब भी चलेगा, ठीक है ना। आकाश गंगा में आकाश गंगा में नेबुला गति करता है। आकाश गंगा में जब नेबुला गति करता है, तो आकाश गंगा में नेबुला की गति करने पर क्या होता है, तो आपका आंसर होगा, जब ये नेबुला गति करता है तो इसमें क्या होता है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये क्या करता है, सिकुड़ता है। क्लियर है? जब ये नेबुला सिकुड़ने लगता है तो इसमें क्या होने लगता है, आपस में ये कोलिजन होता है, आपस में ये टकराने लगते हैं। इनमें क्या होता है, कोलिजन या टकराव होता है। बात बराबर है? और जब टकराव होता है तो टकराव से ही क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। टकराव से क्या हो जाती है, एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, यानी कि ऊर्जा का निर्माण होता है। क्या होता है भाई साहब, ऊर्जा का निर्माण होता है। क्लियर है यहां तक? ऊर्जा का निर्माण होता है। और जो ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, इस ऊर्जा की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या करती है, जो हाइड्रोजन है, ये ऊर्जा हाइड्रोजन को कन्वर्ट कर देती है, किस में, हाइड्रोजन कन्वर्ट इनटू हीलियम। ठीक है ना, ये किसको किस में कन्वर्ट कर देती है, तो आपका आंसर होगा ये, हाइड्रोजन जितना भी होगा वहां पे हाइड्रोजन को हीलियम में बदल देती है। हाइड्रोजन को हीलियम में बदल देती है।
बात समझ आई आपको इतनी? ये हाइड्रोजन को किस में बदल देती है? हीलियम में बदल देती है। और जैसे ही हाइड्रोजन हीलियम में बदलना शुरू होता है, ध्यान से सुनो पहली बात को, हाइड्रोजन जैसे ही हीलियम में बदलना शुरू होता है, ओके, इसी को कहा जाता है फिर नाभिकीय संलयन क्रिया। इसको क्या कहा जाता है? नाभिकीय संलयन क्रिया। इसे कहा जाता है नाभिकीय संलयन क्रिया। इसको बोला जाता है सर, क्या आंसर होगा आपका? न्यूक्लियर फ्यूजन बोला जाता है इसे। मैं यूं कह सकता हूं डायरेक्टली कि नाभिकीय संलयन क्रिया जो है ये शुरू हो गई। क्लियर है? नाभिकीय संलयन क्रिया जैसे ही शुरू हो जाएगी तो उसी नेबुला को, गैसियस क्लाउड को क्या कहा जाएगा? उसी को कहा जाने लगता है फिर प्रोटोस्टार। इसको कहा जाता है प्रोटोस्टार या फिर आद्य तारा, या फिर इसी को कहा जा सकता है व्हाट? प्राइमरी स्टार। इसको क्या कहा जाएगा? प्राइमरी स्टार कहा जाएगा। इसको कहा जाएगा प्राथमिक तारा। इसको क्या कहा जाएगा? प्राइमरी स्टार या प्राथमिक तारा कहा जाएगा। बात समझ आई कुछ या नहीं? वन लाइनर लिखवा दो, बाद में हम भूल जाएंगे। पागल पागल हो गया क्या? क्या करेगा वन लाइनर का? है पूरा पढ़ा रहा हूं, इसे पढ़ना। वन लाइनर में क्या रखा? क्या फंस गया सूझ में? हाँ जी, यहां तक बात समझ आ गई? तो फाइनली हम यूं कह सकते हैं कि जो प्रारंभिक तारा होता है या जो नया तारा होता है, न्यू स्टार भी लिख देता हूं मैं यहां पे, न्यू स्टार कहां बनते हैं? तो आपका आंसर होगा न्यू स्टार जो है वो कहां बनते हैं? गैलेक्सी की थर्ड आर्म में बनते हैं। आकाश गंगा की तीसरी भुजा में नए तारे पाए जाते हैं। प्रोटो का मतलब होता है आद्य, यानी पहला, जो नया बना हो। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि अच्छा चलो ये बताओ कि जो गैलेक्सी, जो नेबुला है वो नेबुला किस में पाई जाती है? नेबुला कहां होता है? गैलेक्सी में होता है या सोलर सिस्टम में? तो क्या जवाब दोगे? ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ऐसे ही थोड़ी करवा रहा हूं इसे। बताओ, अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए कि नेबुला कहां मिलेगा? आकाश गंगा में होगा? आकाश गंगा में होगा नेबुला? कहां होगा? गैलेक्सी में मिलेगा नेबुला, ना कि सौर मंडल में, क्योंकि पहली क्लास में मैं समझा चुका हूं सौर मंडल तो सूर्य एक तारे का अपना परिवार है, जिसका हम भी हिस्सा है। आगे बात समझ में? और अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि सौर मंडल में कितने तारे हैं, तो आप बोलोगे जी एक ही तारा है। ठीक है, सौर मंडल में एक ही तारा है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे तारे हैं सौर मंडल में। क्लियर है जी? चलो आगे बढ़ जाए। एक और मैं आपको जानकारी दे दूं, ज्योग्राफी स्पेशल बैच जो अल्टरनेट मंथ में आता है, 4 मार्च को बैच की शुरुआत होगी, लेकिन रजिस्ट्रेशन उसके कल शाम से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जो भी अगर ज्योग्राफी को और अच्छे से पढ़ना चाहता है विद मैपिंग, स्टेट मैपिंग के साथ या वर्ल्ड मैपिंग के साथ, लगभग 150 से 160 घंटे का सिलेबस होगा। पीसीएस का अगर किसी को एग्जाम देना है तो यूपी पीसीएस की वैकेंसी आने में है, नोटिफिकेशन पहले ही आ चुका है उसका। या कोई टीचिंग का बड़ा एग्जाम देना चाहता है, नेट जेआरएफ का या टीजीटी पीजीटी वगैरह का कोई भी एग्जाम देना चाहता है,
तो वो कल ही बैच परचेज कर लेना, क्योंकि वो आपको 799 में मिल जाएगा। और अगर आपके पास कोई कूपन वगैरह पड़ा हुआ है तो और सस्ता मिल जाएगा आपको। अदरवाइज फिर उसकी फीस 999 हो जाती है, यानी 200 रुपए फीस उसकी फिर बढ़ जाती है। तो मैंने आपको बता दिया है, कल शाम 7 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे ज्योग्राफी स्पेशल बैच के। ओके, तो जिसको भी परचेज करना है, जिसका भी मन है कि बहुत अच्छे से पढ़ना है मुझे, वो जिसको भी बहुत अच्छे से पढ़ना है वो पढ़ सकता है। ओके, चलिए जी आगे बढ़े। गैलेक्सी पूरी हो चुकी है, एक पॉइंट और पढ़ लो, एक पॉइंट और पढ़ लो। सबसे पहला नियरेस्ट गैलेक्सी, टू द मिल्की वे। ओके, दुग्ध मेखला के नजदीक स्थित आकाशगंगा। दुग्ध मेखला के नजदीक स्थित आकाशगंगा कौन सी है? तो आपका आंसर क्या होगा इसमें? एंड्रोमेडा है ना। क्लियर है यहां तक? चलो अब आ जाओ, आप सीधे सीधे अगले पॉइंट पर आ जाओ। अगले पॉइंट में बात करते हैं हम किसकी? स्टार की, यानी कि तारे। आप में से कौन ऐसा स्टूडेंट है जो तारे और ग्रह में अंतर बताएगा? तारे और ग्रह में अंतर कौन बताएगा? बताओ क्या अंतर है तारे और ग्रह में? तारा किसे कहोगे आप? तारे और ग्रह में क्या अंतर है? तारा किसे कहोगे? बताइए जल्दी से। तारे के पास क्या है? वेरी गुड, स्वयं की ऊर्जा है। अच्छा, स्वयं की ऊर्जा कहां से आई? वेरी गुड, इसका मतलब आप बहुत अच्छे से सीखते जा रहे हो, है ना। स्टार साइन बट प्लेनेट आर नॉट साइन, ये भी ठीक है आपका। मैं लिख देता हूं, स्टार क्या होगा? हैविंग हैविंग इट्स ऑन एनर्जी, हैविंग इट्स ऑन एनर्जी। ओके, इसके पास क्या होता है? स्वयं की इसके पास क्या होता है? स्वयं की ऊर्जा होती है। ठीक है ना। और सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो आपका आंसर होगा नाभिकीय संलयन। ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तारे की, तो एक तारा जो होता है इसके अंदर क्या होती है सर? ब्राइटनेस। ब्राइटनेस होगी या नहीं होगी? इसके अंदर क्या होती है सर? ब्राइटनेस होती है, या फिर तारे के अंदर चमक होती है।
क्लियर है? तारे के अंदर जो चमक होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? तो आपका आंसर क्या होगा? रिप्रेजेंट एनर्जी, रिप्रेजेंट टेम्परेचर लिखो। ये किसको रिप्रेजेंट करती है? तो आपका आंसर होगा ये रिप्रेजेंट करती है टेम्परेचर को, यानी कि ये ताप को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है? ताप को प्रदर्शित करती है। यानी ब्राइटनेस जितनी ज्यादा होगी उस तारे का टेम्परेचर उतना ही ज्यादा होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि टेम्परेचर कितना है? तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमसे काफी दूर है, किसी भी दूर स्थित वस्तु का तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? पायरोमीटर। Pyrometer used to measure the temperature. ओके, इसमें क्या होता है सर? पायरोमीटर का प्रयोग तापमान के आकलन में होता है। पायरोमीटर का प्रयोग तापमान के आकलन में होता है। बात बराबर है यहां पर? चलो जी, अब ध्यान से सुनना। जब एक तारा एकदम पूरी तरह से न्यू होता है तो इसका कलर होता है ब्लू। ये नया पॉइंट है, इसको समझने की कोशिश करो। नया तारा जो होगा वो कैसे रंग का होगा? नया तारा जो होगा ये होता है नीले रंग का। हमें लगता है लाल रंग का होगा खतरनाक सा ना, नीले रंग का होता है नया तारा जो होता है। नया तारा जो होगा नीले रंग का होगा, फ्यूजन बोला जाएगा इसको, न्यूक्लियर फ्यूजन। नया तारा जो होगा ना वो नीले रंग का होता है, ठीक है? नीले रंग का होगा और इसका टेम्परेचर होगा लगभग, आप ये मानकर चलो 80,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसका टेम्परेचर 80,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। इसके बाद फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा कैसे? स्टार में, येलो स्टार में। येलो कलर हो जाएगा, टेम्परेचर रह जाएगा लगभग 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना? इसके बाद फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? रेड जाइंट में, है ना? लाल दानव में बदल जाएगा ये। रेड जाइंट का टेम्परेचर जो होता है ये कितना होता है? ये होता है लगभग 3500 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर। ओके, तो ब्लू कलर नेक्स्ट हो जाएगा, येलो कलर नेक्स्ट हो जाएगा, रेड जाइंट। मेरी बात समझ रहे हैं ना? नेक्स्ट क्या हो जाएगा? रेड जाइंट। तो बस एक बात ध्यान में रखनी है कि जो सबसे खतरनाक वाला टेम्परेचर होता है ना वो नीले रंग के तारे का होता है। हमें ऐसा लगता है कि लाल रंग वाला जो है वो ज्यादा खतरनाक होगा। और सबसे बड़ी बात तो यह कि पीले रंग के तारे का तापमान लाल रंग वाले तारे के तापमान से अधिक होता है। मजा आ रहा है पढ़ने में? अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। इतना डेप्थ में आएंगे क्वेश्चंस, भाई जब इतना पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा और पढ़ लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? अंबिका कह रही है सर 8,000 लिखो। अच्छा आप बताएंगे 8,000 लिखें? 80,000 होगा वो 8,000 लिखो। मैं जितना बताया करो उतना सुन लिया करो, खून मत जलाया करो फालतू में मेरा। ये 80,000 लिखे हुए हैं, ये 6,000 लिखे हुए हैं, ये 3500 लिखे हुए हैं। शांति से नोट कर लो, सिखाने की कोशिश मत किया करो। लगभग 55 से 80,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है, इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है। येलो कलर का जो स्टार है हमारा सूर्य है। सूर्य पीले रंग का ताला माना जाता है और सूर्य जो है, सूर्य का तापमान लगभग 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है? आगे बढ़े। सूर्य पीले रंग का ताला है। अब चलो हेडिंग डालो, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। लाइफ साइकिल ऑफ स्टार।
तारों का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, तारों का जीवन चक्र। ओके, तारों के जीवन चक्र की बात अगर मैं करूंगा तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। जो तारों का जीवन चक्र है, इसमें आपको पढ़ना है कि एक नया तारा कैसे बनेगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, लास्ट में क्या होगा। ओके, चल। एक स्टूडेंट का इतना पढ़ाने के बाद भी अभी भी मैसेज आ रहा, क्या नाम है, कमेंट आ रहा है, सर अर्थ भी एक तारा है। अर्थ एक हेलीकॉप्टर है, बैठ के उसमें घूमने चले जाओ, यूक्रेन चले जाओ घूमने के लिए, ठीक है। तारों की जीवन चक्र देखो ध्यान से, हमने पढ़ा था कि एक न्यू स्टार का निर्माण कहां होता है सर। जो एक न्यू स्टार होता है, इसका फॉर्मेशन होता है आउटर आर्म में। आउटर आर्म ऑफ गैलेक्सी, ठीक है। जो नया तारा है, ये नया तारा कहां बनता है। नए तारे की अगर मैं बात करूंगा तो ये नया तारा बनता है आकाश गंगा की आकाश गंगा की तीसरी भुजा में। राइट। और जो ये नया तारा होगा, इसकी अगर मैं बात करूंगा तो इसमें क्या होता है, ध्यान से समझना। इस तारे में क्या हो रहा होगा, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कन्वर्ट होगा किसमें, हाइड्रोजन कन्वर्ट इनटू हीलियम। हाइड्रोजन कन्वर्ट इनटू हीलियम, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है। ठीक है ना, हाइड्रोजन किस में बदलता है, हीलियम में बदलना शुरू कर देता है। गाना सुना है वो, और लेके चले तुमको तारों के शहर में, है अच्छा है ना वो, जुबिन का जो सॉन्ग है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है इसमें। अब एक बात बताओ, हाइड्रोजन हीलियम में कहां बदल रहा है भाई। मैंने अगर आपसे कहा कि नाभिकीय संलयन क्रिया हो रही है, ठीक है जी, हो रही है, कहां हो रही है, सूर्य पर हो रही है, तो सूर्य पर कहां होगी नाभिकीय संलयन क्रिया, केंद्र पर होगी। कहां होगी, सेंटर पर होगी। बात समझ रहे हो ना। किसी भी तारे में जो नाभिकीय संलयन क्रिया होती है वो हमेशा केंद्र पर होती है। अब केंद्र पर बहुत सारा हाइड्रोजन होता है एक तारे में, और वो हाइड्रोजन धीरे 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 कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है किसमें, हीलियम में, हीलियम में। यानी एक तारे ने आज जन्म ले लिया या एक तारा आज बन गया, तो धीरे धीरे करके फिर कंडीशन ये आ जाएगी उस तारे की कि उस तारे के अंदर हाइड्रोजन तो घटने लगेगा, हाइड्रोजन तो घटने लगेगा, लेकिन हीलियम की मात्रा क्या होने लगेगी, हीलियम की मात्रा बढ़ने लगेगी। मेरी बात समझ रहे हो ना। हाइड्रोजन कम होगा, हीलियम बढ़ेगा। क्लियर है। हाइड्रोजन बढ़ेगा और हीलियम जो है क्या होगा, बढ़ेगा। तो ध्यान से समझना, कब नेक्स्ट कंडीशन आ जाएगी, अभी तारा पुराना हो चुका है। व्हेन हाइड्रोजन ऑफ सेंटर डिक्रीज, ओके, हाइड्रोजन ऑफ सेंटर डिक्रीज, क्या हो जाए सर, जब केंद्र का हाइड्रोजन जब केंद्र का हाइड्रोजन कम हो जाए या कम हो और हीलियम इंक्रीज हो जाए, तो क्या होगा, हीलियम बढ़ जाए। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा,
ऐसी स्थिति में क्या होगा सर, ऐसी स्थिति में होगा ये, जो स्टार होगा वो स्टार सिकुड़ना शुरू कर देगा, स्टार स्टार्ट कॉन्ट्रैक्शन। जो तारा है, तारा सिकुड़ना शुरू कर देता है। तारा सिकुड़ना शुरू कर देता है, और तारा जब सिकुड़ना शुरू कर देता है तो ये हो जाता है रेड कलर का। तो फिर इसको नाम दिया जाता है रेड जाइंट, या हिंदी में कहा जाता है रक्त दानव। क्लियर है? और रक्त दानव जो होगा, इसका टेम्परेचर होता है लगभग 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो रक्त दानव जो होता है ये सिकुड़ता हुआ तारा होता है। ये पहली स्टेज हो गई तारे की, ये स्टेज हो गई सर दूसरी। अब आ जाओ तीसरी स्टेज पे क्या होगा। जो ये रेड जाइंट है, इसमें से जो हीलियम है, ये हीलियम कन्वर्ट होगा किसमें, हीलियम कन्वर्ट इनटू हैवी मेटल्स। हीलियम कन्वर्ट इनटू हैवी मेटल्स। ओके, जो हीलियम है ये किस में बदलेगा, हीलियम भारी धातु में बदलता है। हैवी मेटल्स में बदलने लगता है। और जैसे ही, ठीक है, जैसे ही जो हीलियम है हैवी मेटल्स में बदलने लगता है, भाई साहब इसमें हो जाता है विस्फोट। इसमें क्या हो जाता है, विस्फोट हो जाता है। इसी विस्फोट को क्या कहा जाता है, सुपरनोवा। इसको क्या कहा जाता है, इसी विस्फोट को कहा जाता है सुपरनोवा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपरनोवा, विस्फोटी तारा सुपरनोवा कहलाता है। या तारे, ऐसा तारा जिसमें विस्फोट होता है, उसी तारे को क्या कहा जाता है, सुपरनोवा कहा जाता है। कमेंट करो जल्दी से, समझ आया नहीं है, जल्दी से कमेंट करो। उपेंद्र, नोट करने में कोई दिक्कत नहीं है, बकवास नहीं करते आप, सीधा सीधा यूं ही स्टेप बाय स्टेप नोट करते चले जाओ। सर जी, चांद का प्रकाश पृथ्वी पर कितने टाइम में आ जाता है, लगभग 1.25 सेकंड में। उसके पीछे कारण है, क्योंकि प्रकाश की जो गति होती है वो भी 3.8 है ना, लगभग 3,80,000 किलोमीटर पर सेकंड की होती है। और इतनी ही समथिंग अबाउट डिस्टेंस पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की है, तो लगभग 1 सेकंड 1.25 सेकंड में ये आ जाता है। गिरता हुआ तारा अलग चीज है, मैं जो बता रहा हूं पहले अभी आप इसको सीखो। वो एक्चुअल में तारा नहीं होता, लेकिन जब वो गिर रहा होता है चमकता हुआ, तो फिर उसको तारा कह दिया जाता है, जबकि वो एक्चुअल में तारा है ही नहीं। ठीक है, वो तो चमकने लगता है फ्रिक्शन के कारण, इसलिए उसको गिरता हुआ तारा या फिर टूटता हुआ तारा कहा जाता है। सर क्या ज्योग्राफी स्पेशल में वीओडी भी होगी, बिल्कुल होगी, वीओडी होगी उसमें। हो गया भाई साहब, यहां तक आगे बढ़ जाए। चलो जी, अब विस्फोटी तारक कौन सा हो गया, सुपरनोवा हो गया। अब सुपरनोवा के बाद उस तारे का क्या होगा, तो भारत के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जो थे, इन्होंने एक लिमिट दी जिसको कहा गया चंद्रशेखर लिमिट, या जिसको कहा गया चंद्रशेखर, इसे कहा गया चंद्रशेखर लिमिट, या फिर इसे कहा गया चंद्रशेखर सीमा। इसको कहा गया चंद्रशेखर लिमिट या चंद्रशेखर सीमा कहा गया। बात क्लियर है यहां तक। चंद्रशेखर लिमिट या चंद्रशेखर सीमा की अगर मैं बात करूंगा, तो ये ऐसी एक लिमिट है जो इस बात को डिसाइड करती है, ध्यान से सुनना, ये इस बात को डिसाइड करती है कि भाई साहब ये बताओ, जो
तारा है वो ब्लैक होल बनेगा या उसका क्या होगा? मेरी बात समझ रहे हो ना? जो तारा है उसका आगे आखिरकार भविष्य में होना क्या है? चंद्रशेखर लिमिट की अगर हम बात करेंगे तो चंद्रशेखर लिमिट कितनी बताई इन्होंने रखा टारगेट 1.4 ms, राइट? क्या रखा टारगेट? 1.4 ms रखा। ms का मतलब क्या है? मास ऑफ सन। इसका मतलब है सूर्य का द्रव्यमान, मास ऑफ सन या फिर सूर्य का द्रव्यमान। ms का मतलब क्या है? मास ऑफ सन। इन्होंने कहा कि जो तारा 1.4 ms से बड़ा होगा उसकी अलग स्थिति होगी, जो छोटा होगा उसकी अलग स्थिति होगी। ओके, नोट करो इसको। अब हम पढ़ने वाले ब्लैक होल कैसे बनेगा, क्या होगा। मैं रफ कर दूं इसको? आई थिंक आप लोग नोट कर चुके होंगे। रफ कर दूं इसे? क्यों जी, हटा दूं? देखो ध्यान से, मैंने कहा 1.4 ms जो है यही बताएगी कि जो तारा है वो क्या बनेगा। अब यहां पे देखा जाएगा कि तारा जो है वो 1.4 ms से बड़ा है, इससे कैसा है? बड़ा है, राइट? या फिर तारा जो है 1.4 ms से कैसा है? स्मॉल है, छोटा है। ये बड़ा है और वो कौन सा है? छोटा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर तारा सूर्य के 1.5 गुने से भी बड़ा है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में होगा ये, ध्यान से समझना, जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव विद हाई वेलोसिटी। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन उच्च गति से बढ़ते हैं, उच्च गति करते हैं, या ऐसे लिखो तेजी से गति करते हैं। ठीक है, तब इसको क्या कहा जाएगा? तब इसको कहा जाएगा पल्सर स्टार। क्या कहा जाएगा इसको? पल्सर स्टार, राइट? फिर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऑर्बिट को छोड़ देंगे, ये क्या कर देते हैं? ये कक्षा को छोड़ देते हैं। ये ऑर्बिट को क्या कर देते हैं? रिलीज कर देते हैं। ओके, जब ये ऑर्बिट को रिलीज कर देते हैं तब स्टार को क्या कहा जाता है? न्यूट्रॉन स्टार। तब स्टार क्या कहलाता है? तो स्टार को कहा जाता है न्यूट्रॉन तारा। क्या कहा जाता है इसको? इसे कहा जाता है न्यूट्रॉन स्टार। आगे अगर मैं बात करूंगा न्यूट्रॉन स्टार के बाद फिर क्या होता है, जब न्यूट्रॉन, जितने भी न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन जब सेंट्रलाइज हो जाते हैं, न्यूट्रॉन के सेंट्रलाइज होने पर क्या होगा? एक जगह सारे के सारे न्यूट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे,
तो ऐसी स्थिति में फिर इसको कहा जाएगा व्हाट? ब्लैक होल। इसको कहा जाएगा कृष्ण विविर। इसे क्या कहा जाएगा? ब्लैक होल या कृष्ण विविर कहा जाएगा। तो याद रखना, केवल और केवल वही तारा ब्लैक होल बनेगा जिसका द्रव्यमान 1.4 ms से भी ज्यादा है। और ब्लैक होल क्या होता है? एक ऐसा स्थान जहां गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा होता है। जहां पर गुरुत्वाकर्षण कैसा होता है? गुरुत्वाकर्षण होता है बहुत ही ज्यादा। अगर आकार छोटा है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये कन्वर्ट होगा व्हाइट डॉर्फ में। व्हाइट डॉर्फ के बाद में फिर कन्वर्ट होगा ये ब्लैक डॉर्फ में, और लास्ट में जाके क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा। स्टार जो होगा गायब हो जाएगा। तारा जो होगा वो बदल जाएगा श्वेत वामन में, ये बदल जाएगा काला वामन, लास्ट में बदल जाएगा कि तारा क्या हो जाएगा? अदृश्य हो जाएगा। ठीक है जी। चलो, ये हो गया कि एक तारा जो होता है उसमें किस प्रकार से परिवर्तन हो सकता है। हाँ जी। सौर मंडल में कितने स्टार हो सकते हैं? पता नहीं, देख के आने पड़ेंगे। यहां तक हो गया ये? हेडिंग डालो चलो, सूर्य। सन क्या है? सन इज अ स्टार। सूर्य एक तारा है। ठीक है, सूर्य क्या है? एक तारा है। क्यों तारा है? क्योंकि सूर्य पर नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। यहां पर क्या होता है? तो आपका आंसर होगा न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो किस टाइप का स्टार है जो सन है? ये एक प्रकार का येलो स्टार है।
कैसा स्टार है ये? येलो स्टार है, यानी एक प्रकार का ये पीला तारा है। क्लियर है? टेम्परेचर कितना रहता है इसका एवरेज? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के समथिंग अबाउट टेम्परेचर रहता है। बात बराबर है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो अगला पॉइंट होगा अर्थ क्या करती है। लिखना जरूरी नहीं है, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो अगर मैं बात करूंगा डिस्टेंस की, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, है ना। अगर मैं सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी की बात करता हूं तो दो तरीके से डिस्कस कर लेते हैं इसको। एक तो होगा मैक्सिमम, एक तो होगी मैक्सिमम डिस्टेंस यानी कि अधिकतम, और एक होगी मिनिमम। अब यहां पे मेरी बात को ध्यान से समझना, अधिकतम और न्यूनतम क्यों होगी? अधिकतम और न्यूनतम इसके होने के पीछे कारण क्या है? अधिकतम डिस्टेंस जो होगी ये होगी 15.21 करोड़ किलोमीटर। न्यूनतम जो होती है ये होती है 14.7 करोड़ किलोमीटर। अधिकतम जो होती है इसको कहा जाता है एपीहीलियन, इसको कहा जाता है अपसौर, और इसको कहा जाता है पेरीहीलियन, इसको कहा जाता है अपसौर, इसको कहा जाता है उपसौर। उप का मतलब छोटा, पेरी का मतलब नियर, बराबर है। पेरीहीलियन और एपीहीलियन दो नाम दिए जाते हैं। सूर्य सबसे नजदीक कब होता है? तो आपका आंसर होगा 3 जनवरी को, और सबसे दूर कब होता है? तो आपका आंसर होगा 4 जुलाई को। कब होता है ये? 4 जुलाई को होता है, और ये कब होता है? 3 जनवरी को होता है। बात बराबर है यहां तक? चलो जी, अगले पॉइंट पर आ जाओ सर। अगर पूछा जाता है आपसे कि एवरेज डिस्टेंस कितनी होती है, तो एवरेज डिस्टेंस जो होती है ये होती है 14.9 करोड़ किलोमीटर। औसत दूरी जो होती है वो कितनी होती है? 14.9 करोड़ किलोमीटर होती है। ठीक है जी, चलो जी नोट कर दो इसको जल्दी से। हाँ जी, एक स्टूडेंट डाउट पूछ रहा था कि सर ये 3 जनवरी अगर नजदीक है तो ठंड होनी चाहिए ना, सॉरी नजदीक है तो गर्मी होनी चाहिए ना, तो 3 जनवरी क्यों लिखा हुआ है? मैंने उसको बताया कि ऑस्ट्रेलिया में 3 जनवरी को गर्मी होती है। हम अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग सोचते हैं कि अगर जनवरी है तो ठंड, और
जुलाई है तो गर्मी होनी चाहिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। यहां पे जो कंडीशन है अर्थ की, ये कंडीशन है ओवरऑल कंडीशन के साथ। बात समझ रहे हो ना? ओवरऑल कंडीशन के साथ है, ना कि पर्टिकुलर किसी भी कंट्री को लेकर के। ओके। सचिन का बार बार कमेंट आ रहा है, गुरुजी भांग ली। मम्मी पापा से भी एक बार पूछ लेना, हमने भांग ली या नहीं ली, हमसे तो पूछ रहा है। पहले तो घर वालों का ध्यान रखा जाता है ना, हमसे पूछ एक बार। अब डिपेंड करता है आगे तेरी क्या थिंकिंग है। अगर तुझे जरूरी लगे तो उनको भांग पिला दे, घर में जितने भी मेंबर हैं सबको। शुरुआत तो नेक काम की घर से ही की जाती है ना। तो मुझे उम्मीद है कि जरूर आप जाके तुरंत पूछने वाले हैं कि हाँ आपने, मेरे जनन हारो, आपने भांग ली या नहीं ली। ठीक है जी, चलो आज की क्लास में टॉपिक को हम इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।